नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम शास्त्र में, जहां हर केस की फाइल के पीछे दबा होता है एक ऐसा सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे खौफनाक सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दिल्ली की सड़कों को मौत के मैदान में बदल दिया था। दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां रोज लाखों लोग आते हैं अपने सपनों को पूरा करने, लेकिन 2003 से 2007 के बीच इसी शहर में एक ऐसा सिरफिरा घूम रहा था जो भरोसा करता था, दोस्ती करता था और फिर उन भरोसे को काटकर सड़क पर फेंक देता था। जहां वो कत्ल करता था, वहीं बिना सिर वाली लाश के साथ बैठकर ऐसे खाना खाता था जैसे वो उसकी दावत में आया कोई खास मेहमान हो। उसने एक दो नहीं, कुल 18 मर्डर किए थे और जब उस किलर से पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे गिनती याद नहीं कि कितने मर्डर किए। वह अलग अलग जगहों पर लाशें छोड़ता था। वह न सिर्फ शरीर के टुकड़े बड़ी सफाई से करता था, मानो कोई पेशेवर कसाई हो, बल्कि हर वारदात के बाद एक लेटर भी छोड़ जाता था, पुलिस को खुली चुनौती देता हुआ। पकड़ सको तो पकड़ लो, तुम्हारा डैडी प्लस जीजाजी, सीसी। अब ये सीसी कौन था? क्यों लाशों के साथ लेटर छोड़ रहा था? क्यों तिहाड़ जेल के बाहर फेंक रहा था इन लाशों को? क्या वो सिर्फ मर्डर कर रहा था? जैसे जैसे पुलिस को और लाशें मिलने लगीं, हर बार टोकरी में अंगों के साथ एक नोट होता जिसमें पुलिस को अपशब्द, ताने और चैलेंज। मैंने अब सच में हत्या की है, पकड़ सको तो पकड़ लो। और गिफ्ट आ रहे हैं, तुम्हारा डैडी, सीसी। हर लाश के साथ ये लेटर, हर बार तिहाड़ के बाहर, हर बार दिल्ली की सड़कों पर मौत की चिट्ठी। लेकिन पुलिस को सुराग तक नहीं मिलता था कि ये कर कौन रहा है। और फिर एक पैटर्न नजर आने लगा, सीसी यानी किलर का साइन। और तब शुरू हुआ दिल्ली पुलिस का अब तक का सबसे कठिन केस। एक ऐसा आदमी जो खुद को अपराधियों का न्यायाधीश समझता था, जो अपनी एक ट्विस्टेड मोरालिटी से दुनिया को चलाना चाहता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ उसके साथ जिसने एक सब्जी बेचने वाले को कातिल बना दिया? आखिर क्या वजह थी कि वो देश का सबसे बड़ा कातिल बन गया? क्या वाकई ये बदला था, या बचपन का कोई दर्दनाक अनुभव? और सबसे बड़ी बात, पुलिस को आखिर कब और कैसे पता चला कि ये सब कौन कर रहा है? इस कहानी में आगे और भी कई ट्विस्ट्स हैं। इस सच्ची लेकिन रूह कंपा देने वाली कहानी में उतरने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कहानी शुरू होती है 20 अक्टूबर 2006 को। दिल्ली के हरिनगर पुलिस स्टेशन में एक अनजान आदमी ने फोन किया। उसने पुलिस को बताया कि तिहाड़ सेंट्रल जेल के गेट नंबर 3 के सामने के बाहर एक लाश पड़ी है। पुलिस की नजरों के सामने एक अजीब खेल शुरू हुआ। हेड कांस्टेबल और अन्य अफसर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां रस्सी से बंधे फल की टोकरी में शव था, लेकिन सिर गायब था। शव की पहचान न हो सकी और कंटेनर में मिला लेटर, जिस पर सीसी हस्ताक्षर के साथ पकड़ सको तो पकड़ लो लिखा था। पुलिस ने जांच शुरू की। शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाई, जिससे पता चला कि ये अमित मंडल, असली नाम अनिल मंडल था, बिहार से दिल्ली आया एक प्रवासी मजदूर। उसकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष थी। शरीर पर स्कॉर्पियो टैटू और कंधे पर अमित नाम खुदा हुआ पाया गया था। किलर जब पकड़ा गया तब उसने बताया कि अमित का अफेयर कई महिलाओं के साथ था। किलर को यह आदत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इसीलिए उसने छोटी बात को बड़ा बना दिया और हत्या का निर्णय लिया। किलर ने अमित का गला घोंटकर हत्या की, शव का सिर अलग किया, टॉर्सो यानी बिना सिर वाले शरीर को प्लास्टिक बैग और टोकरी में लपेटकर फेंका गया। इसके कुछ महीने बाद 25 अप्रैल 2007 की सुबह लगभग 8 बजे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के पास एटीएम बूथ के नजदीक एक कार्टून बॉक्स पड़ा मिला। लाश को रस्सी से बुरी तरह बांधा गया था। पुलिस भी उस डिब्बे को नहीं खोल पाई। फिर किसी आम आदमी ने रस्सी काटकर डिब्बा खोलने में मदद की। बाद में जब किलर पकड़ा गया तो उसने बताया कि डिब्बा खोलने में मदद करने वाला वही था। लाश में हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट, यहां तक कि सिर भी नहीं था। इस बार फिर दिल्ली पुलिस लाश की पहचान नहीं कर पाई और ठीक उसी सुबह हैदरपुर स्थित बाबा रामदेव मंदिर के गेट पर पुजारी की नजर एक थैले पर पड़ी,
उन्हें शक हुआ और जब उन्होंने देखा तो उस थैले में एक कटा हुआ पैर था और अपनी गवाही में बताया कि उन्होंने डर या घबराहट में वह थैला नहर के पार फेंक दिया। उसके बाद लोनी के ललबाग सब्जी मंडी इलाके में फल और गन्ने का रस बेचने वाले को 25 अप्रैल 2007 की सुबह करीब 10 बजे खबर मिली कि उनकी रेहड़ी के पास 2 संदिग्ध पार्सल पड़े हैं। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो पाया कि इन बोरों में एक मानव हाथ और प्राइवेट पार्ट रखे हुए थे। ये लाश उपेंद्र की थी। उपेंद्र किलर का एक साथी था जो दिल्ली में बिहार से आया प्रवासी मजदूर था। पुलिस के मुताबिक उपेंद्र का किलर की बेटी से रोमांटिक संबंध था, जो किलर को बर्दाश्त नहीं हुआ। किलर को शक था कि उपेंद्र उसकी बेटी के साथ अफेयर में था। उसने पहले उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उपेंद्र नहीं माना। किलर के अनुसार यह एक गंभीर व्यक्तिगत उल्लंघन था जिसे उसने अनुचित और अपमानजनक माना, इसलिए उसने हत्या करना तय कर लिया। किलर ने गला घोंटकर हत्या की और शव का सिर अलग कर दिया। बाकी शरीर प्लास्टिक टोकरी में भरकर फेंका गया। आमतौर पर किलर शव के साथ एक चिट्ठी भी छोड़ता था। फिर एक बार तारीख आती है 18 मई 2007 की सुबह लगभग 6:30 बजे थे। पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी गई कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के सामने बैग में लाश रखी हुई है। इस बार भी लाश के कुछ अंग गायब थे। बैग के अंदर से मिली सिरकटी बॉडी, हाथ पैर व नीचे का हिस्सा गायब, और इस बार भी लाश के पास एक चिट्ठी मिली। किलर पुलिस को चुनौती दे रहा था और अपनी दूसरी चिट्ठी में हत्यारे ने लिखा कि ये सफाई का संदेश उन लोगों के लिए कि जो लोग मांस खाते हैं। उसने यह भी कहा कि पुलिस ने पहले शिकार के हाथ पर बने टैटू को नजरअंदाज कर दिया। जांच टीम को किलर के कबूलनामे से कई और गायब अंग मिले। धड़ तिहाड़ जेल, हाथ और प्राइवेट पार्ट 30,000 कोर्ट में, जबकि पैर किशनगंज नाला में फेंका गया था। यह लाश दिलीप की थी। दिलीप भी बिहार से दिल्ली आया एक मजदूर था। किलर का एक पुराना साथी था। किलर को लगा कि दिलीप नॉनवेज खाता था और यह आदत किलर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। किलर को नॉनवेज का गहरा विरोध था, खासतौर पर क्योंकि वो खुद सख्त संयमित जीवन शैली रखता था और वो दिलीप की इस आदत को व्यक्तिगत अपमान समझकर बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर उसने बहुत छोटी बात को बड़ा बना दिया और 1 सप्ताह बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इन घटनाओं की आगे की जांच करने पर पुलिस को एक नाम पता चला, चंद्रकांता झा। आगे की जांच में यह भी पता चला कि चंद्रकांता झा नाम का यह शख्स 2 या 3 नहीं बल्कि 18 हत्याओं में शामिल है। नाम चंद्रकांत झा, जन्म 1967, बिहार के मधेपुरा जिले के घोसाई गांव में। पिता सिंचाई विभाग में सरकारी एम्प्लॉय थे, माता स्कूल शिक्षक थीं। चंद्रकांत का बचपन आसान नहीं था। उनकी मां एक सख्त और आक्रामक महिला थीं और अपनी नौकरी की वजह से वह घर पर कम समय बिता पाती थी। नतीजन चंद्रकांत को अपने परिवार से कम प्यार और स्नेह मिला। यह भावनात्मक क्षति उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। कुछ समय बाद चंद्रकांत की शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में आता है। यहां वह काम की तलाश करता है, पर कोई नौकरी न मिलने पर वो सब्जी बेचना शुरू कर देता है। यह घटना है 1998 की। दिल्ली के आजाद नगर सब्जी मंडी में एक गुंडा हुआ करता था जिसका नाम मंगल था। लोग उसे पंडित बुलाते थे। वो हर हफ्ते दुकानदारों से जबरदस्ती पैसे वसूलता था और जो नहीं देता था उसे बुरी तरह मारता पीटता था। एक दिन ऐसी ही एक घटना हुई। एक बिहारी लड़के को पंडित मार रहा था। तभी चंद्रकांत ने देखा और कहा, इसे इतना मारना सही नहीं है। यह सुनकर पंडित चिढ़ गया और उसने चंद्रकांत को भी पीटना शुरू कर दिया। उस दिन की यह घटना चंद्रकांत के दिल में बहुत गुस्सा छोड़ गई। कुछ दिनों बाद बदला लेने के इरादे से चंद्रकांत ने पंडित पर हमला कर दिया। उसने चाकू से उसके हाथ पर वार किया। इससे वहां भीड़ जमा हो गई और चंद्रकांत की पत्नी भी वहां आ गई। पंडित ने इस मामले की शिकायत पुलिस में कर दी। फिर 20 अक्टूबर 1978 को पुलिस ने चंद्रकांत और उसकी पत्नी दोनों को पकड़ लिया। इससे चंद्रकांत और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। कुछ समय बाद दोनों छूट गए। चंद्रकांत ने अपनी पत्नी और बच्चों को गांव भेज दिया और खुद हैदरपुर, दिल्ली में रहने लगा। लेकिन उसके दिल में पंडित के लिए बदले की आग जल रही थी।
वो किसी तरह पंडित से फिर से दोस्ती करने में कामयाब हो गया और एक दिन उसे अपने घर बुलाया। वहां उसने पंडित को बांध दिया और फिर उसके हाथ, पैर, प्राइवेट पार्ट और सिर काट डाले। पंडित को मारने के बाद चंद्रकांत उसकी लाश के पास बैठकर खाना खाता रहा। फिर उसने उस लाश के टुकड़े यमुना नदी और नाले के पास फेंक दिए। बाद में पंडित और चंद्रकांत के झगड़े की जानकारी पुलिस को लगी। पुलिस ने चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लिया और केस 5 साल तक चला। लेकिन 2002 में अदालत ने सबूतों की कमी के चलते उसे बरी कर दिया, क्योंकि पुलिस के पास उस हत्या को साबित करने के लिए मजबूत गवाह या फोरेंसिक प्रमाण नहीं थे। मामला अनसुलझा रहा क्योंकि पंडित का सिर गायब था। अब वह अपने आप को मास्टरमाइंड समझने लगा, क्योंकि उसने बदला भी ले लिया और 2002 में रिहा भी हो गया। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद भी उसके भीतर की आग शांत नहीं हुई थी। पुलिस और समाज के प्रति उसकी नफरत धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी थी। उसे लगता था कि उसे झूठे केस में फंसाया गया, अपमानित किया गया। उसी आक्रोश और प्रतिशोध की भावना में डूबा हुआ उसने एक बार फिर हत्या कर दी, ठंडे दिमाग से, सोच समझकर। यह हत्या किसी आवेश में नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध क्रूरता का नतीजा थी। उसने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। दरअसल बात यह है कि तारीख 27 जून 2003 को पुलिस को सूचना मिली कि अलीपुर इलाके में बोरे में पड़े थे मानव शरीर के टुकड़े, हाथ, पैर और एक धड़। उनके पास ही एक चिट्ठी मिली जिसमें कातिल ने पुलिस को ललकारते हुए लिखा था, मैंने हत्या कर दी है और आगे भी तुम्हें ऐसे ही तोहफे मिलते रहेंगे। इसके ठीक 6 महीने बाद तारीख 20 नवंबर 2003 को पुलिस को एक और शव की सूचना मिली। इस बार यह शव तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के पास मिला। प्लास्टिक के बैग में रखा था मृतक का सर और बाकी शरीर प्लास्टिक बैग में मिलाए गए थे, परंतु यह पता नहीं चल पाया कि वह शव किसका था। इसके बाद ऐसी हत्याएं लगातार होती रहीं, एक के बाद एक, हर बार एक नया शव, हर बार एक नई चुनौती। पुलिस भटकती रही, सुराग अधूरे रहे और हत्यारा हमेशा 2 कदम आगे निकला। अंततः जब जब वह कातिल पकड़ा गया, तब उसने स्वयं बताया कि पहला शव शेखर नाम के युवक का था। शेखर दिल्ली के हैदरपुर इलाके का रहने वाला एक बिहार से आया प्रवासी मजदूर था। वह चंद्रकांत झा का दोस्त था, लेकिन झा ने देखा कि वो शराब पीता और झूठ बोलता, जिससे झा को बहुत नफरत होने लगी। इसलिए उसने मामूली झगड़े के बहाने शेखर को बुलाया, फिर उसका सर काटा और हत्या कर दी। और दूसरा शव उमेश नाम के युवक का था। उमेश एक युवा प्रवासी मजदूर था, बिहार से दिल्ली आया हुआ। वह चंद्रकांत झा का जान पहचान वाला एक साथी था, जिसने झा की मदद भी की थी। झा को बाद में लगा कि उमेश ने उसे झूठ बोला और धोखा दिया, जिससे झा का भरोसा टूट गया। यही झा की हत्या का मुख्य कारण बना। उसके बाद झा को पकड़कर रिमांड पर लिया गया और उसने जांच में बताया कि यह हत्या उसकी थी। लेकिन अदालत ने कहा कि सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसलिए शेखर और उमेश की हत्या के मामले में झा को छोड़ दिया गया। झा कई हत्याओं में इसी पैटर्न का प्रयोग करता था। पहले दोस्ताना बनता, फिर छोटी सी नाराजगी पर हत्या कर देता। शव को ग्लव बैग या प्लास्टिक बैग में रखकर तिहाड़ जेल के पास फेंकता। वो पुलिस को सेंसिटिव तरीके से चुनौतियां देता। इसके बाद 2 नवंबर 2005 में मंगोलपुरी इलाके में शव एक सार्वजनिक नाले सुलभ शौचालय के पास मिला, जो गुड्डू का था। गुड्डू बिहार से दिल्ली आया एक प्रवासी मजदूर था। वो चंद्रकांत झा का जान पहचान वाला साथी था, जो झा की मदद करता। लेकिन झा को गुड्डू की आदतें पसंद नहीं थी, विशेषकर उसका गांजा पीना और अनावश्यक खर्च करना। ये छोटी बातें झा के लिए बहुत बड़ी बन गई थी। गुड्डू की आदतों ने उसका गुस्सा भड़काया और उसने इसको दूसरा मौका नहीं देना चाहा। गला घोंटकर हत्या की गई। फिर शव को नाले में फेंक दिया गया। जांच में पता चला कि यह झा की चौथी हत्या थी। यह हत्या भी उस सामान्य साजिश पैटर्न का हिस्सा थी। पहले दोस्ती बनाना, फिर छोटा सा गुस्सा, हत्या और शव को शहर में कहीं फेंक देना ताकि पुलिस को परेशान कर सके। इस बार शव किसी पुलिस संस्थान जैसे तिहाड़ के पास नहीं था, बल्कि सार्वजनिक जगह पर। यह झा के चैलेंज का एक और तरीका था। दरअसल पुलिस जानती थी कि इन सभी हत्याओं का पैटर्न एक है और इन सब के पीछे चंद्रकांत है। इसलिए उन्होंने इसके पक्के सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया
और पुलिस को सफलता मिल पुलिस को अमित, उपेंद्र और दिलीप की हत्या के सबूत मिले। दरअसल पुलिस ने इस मोबाइल नंबर से कॉल आया था, उसकी लोकेशन को ट्रैक किया। ट्रैकिंग के आधार पर वे एक पीसीओ बूथ तक पहुंचे और वहां मौजूद ऑपरेटर से पूछताछ कर यह पुष्टि की कि उक्त कॉल उसी बूथ से की गई थी। और बूथ ऑपरेटर की गवाही से पता चला कि वो चंद्रकांत झा था। और जब पुलिस चंद्रकांत झा के हैदरपुर स्थित किराए के कमरे तक पहुंची तो वहां ताला तोड़कर अंदर घुसी। कमरे में जो कुछ मिला उसने कई अनसुलझे सवालों को जवाब देना शुरू कर दिया। एक मोबाइल फोन, फर्श पर खून के निशान और 3 चाकू। दीवार पर कुछ नाम और फोन नंबर भी लिखे हुए थे, मानो कोई अपनी कहानी वहीं छोड़ गया हो। कमरे के मालिक ने बताया कि चंद्रकांत ने अप्रैल 2006 में यह कमरा किराए पर लिया था। उसकी पत्नी और बच्चे बाद में चले गए थे, लेकिन चंद्रकांत कभी कभार आता रहता था। कमरे की दीवार पर लिखे गए फोन नंबरों और नामों से पुलिस एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंची जिसने पूरे मामले को एक चेहरा दे दिया। पंकेश। राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाला पंकेश उपेंद्र का चचेरा भाई था। उपेंद्र वही व्यक्ति था जिसके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले थे। पंकेश ने बताया कि उपेंद्र चंद्रकांत झा के साथ ही हैदरपुर में रह रहा था। दोनों साथ में काम करते थे और एक ही मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। 24 अप्रैल 2007 तक सब ठीक था। फोन पर बात भी होती थी, लेकिन उसके बाद उपेंद्र का फोन हमेशा के लिए खामोश हो गया। जब पंकज ने चंद्रकांत से पूछा तो जवाब मिला कि उपेंद्र 20,000 रुपए और ठेला लेकर भाग गया। और फिर एक दिन चंद्रकांत ने कहा, जैसा उसका कर्म था वह वहां पहुंच गया। यह एक वाक्य था जो सब कुछ कह गया। बाद में पंकेश ने पुलिस को उपेंद्र की तस्वीर दी और फिर एक दूसरी तस्वीर में भी उसकी पहचान की पुष्टि की। दीवार पर लिखे नामों और बरामद मोबाइल नंबरों से शुरू हुई ये कड़ियां अब एक नाम और एक चेहरा जोड़ रही थी, उपेंद्र। और यहीं से यह साफ हुआ कि तिहाड़ के बाहर, नहर के किनारे और गाजियाबाद में मिले शरीर के हिस्से उसी उपेंद्र के थे, जिसका जीवन एक दिन अचानक चुपचाप खत्म हो गया था। इस पूरी जांच में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब दीवार पर लिखे एक नाम ने एक नई कड़ी खोल दी, गुड्डू। ये नाम चंद्रकांत झा की रहस्यमयी दुनिया का एक और दरवाजा साबित हुआ। पुलिस ने इस नाम के पीछे के शख्स को ढूंढ निकाला, गुड्डू, जो सूरत, गुजरात में था। पुलिस उसे वहां से दिल्ली लाई और गुड्डू ने कोर्ट में बताया कि वह चंद्रकांत झा को 2005 से जानता था। शुरुआत में चंद्रकांत ने उसे कुछ समय के लिए अपने साथ रखा था, लेकिन फिर उसका गुस्सैल और शकी स्वभाव सामने आने लगा। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता तो वह उसे मारता पीटता था। इसी डर से गुड्डू ने उससे दूरी बना ली। लेकिन 20 मई 2000 रात को पुलिस उसे ढूंढ लाई और गुड्डू ने फिर से चंद्रकांत को पहचान लिया। उपेंद्र के भाई और पिता ने उसका अंतिम संस्कार किया। उन्होंने बताया कि उपेंद्र दिल्ली में चंद्रकांत के साथ रहता था। हालांकि उन्होंने वह कमरा नहीं देखा। उन्होंने ब्लड सैंपल भी दिया ताकि अस्थियों की पहचान की जा सके। टेलीफोन नंबरों ने इस मामले में चंद्रकांत को एक बार फिर फंसा दिया। कमरे की दीवार पर लिखे नंबर गवाहों की गवाही से मेल खाते थे। इनमें से एक नंबर का सिम कार्ड चंद्रकांत की गिरफ्तारी के समय मिले मोबाइल फोन से बरामद हुआ। इन डिजिटल सबूतों ने साबित कर दिया कि जो कमरे में मिला वही शख्स बाहर पकड़ा गया। इस तरह एक नाम, एक नंबर और कुछ दीवारों पर लिखे निशान उस खौफनाक कहानी को उजागर करने लगे जिसे चंद्रकांत झा ने बहुत सावधानी से छिपाने की कोशिश की थी। हर कातिल का एक आखिरी मोड़ होता है, वो मोड़ जहां या तो वो और खून बहाता है या फिर कानून उसे जकड़ लेता है। पर सवाल ये है, क्या चंद्रकांत झा जैसा सीरियल किलर इतनी आसानी से पुलिस के हाथ लग गया, या इसके पीछे भी कोई माइंड गेम था? 8 साल तक दिल्ली पुलिस की नाक में दम करने वाला वो शातिर सीरियल किलर आखिरकार गिरफ्त में आया। 2007 में दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि पुलिस के पास सबूत नहीं थे। 18 एफआईआर दर्ज थी, पर 15 केसों में वो बरी हो गया। अब सोचिए, एक इंसान जिसने इतने जघन्य मर्डर किए, वो सबूतों की कमी की वजह से छूट जाए। क्या यह सिस्टम की हार नहीं थी? लेकिन फिर भी 3 केस ऐसे थे जहां जुर्म अपने निशान छोड़ चुका था। अमित 2006, उपेंद्र 2007, दिलीप 2007,
तीनों केसों में तिहाड़ के बाहर शवों के अंग मिले। तीनों के साथ मिले चिट्ठियों में वही सीसी का सिग्नेचर और फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी और गवाहों ने केस को मजबूत किया। इसलिए फरवरी 2013 दिल्ली की अदालत में फैसला आया। जज ने कहा, यह इंसान सुधार के लायक नहीं है। इसने जो किया है वो केवल हत्या नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ अपराध है। तो क्या सजा हुई? 2 मामलों में फांसी की सजा, एक मामले में आजीवन कारावास। ये सुनते ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। वो जो पुलिस को सालों तक चिढ़ाता रहा, आज उसके खिलाफ अदालत ने मुहर लगा दी थी। लेकिन क्या वाकई यही अंत था? नहीं, क्योंकि फिर आता है एक और ट्विस्ट। जनवरी 2016 दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ दी गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया। बोला गया, हां, जुर्म गंभीर है, लेकिन मृत्युदंड सा अपराध के मुकाबले जरूरत से ज्यादा कड़ी है। अब यह फैसला अपने आप में एक बहस का विषय बन गया। क्या इतने ज्यादा सबूत, इतनी क्रूरता के बावजूद फांसी नहीं बनती थी, या फिर सुधार की संभावना सच में थी? फैसले में कहा गया, उसे जरूरी और पर्याप्त सजा दी गई है और उसे भेज दिया गया उम्र कैद की तरफ। अब सबको लगा, बस अब यह शख्स जेल में ही सड़ेगा और उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। पर नहीं, वो गलत थे। एक आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे 90 दिन की पैरोल दी। क्यों? उसकी बड़ी बेटी की शादी के लिए उचित वर ढूंढने की जरूरत बताई गई और यह भी कहा गया वो 15 साल से जेल में है और उसका व्यवहार संतोषजनक रहा है। अब आप ही सोचिए, एक इंसान जिसने एक नहीं बल्कि अनगिनत मर्डर किए, सिर काटे, शरीर के टुकड़े किए, जो पुलिस को चिढ़ाने के लिए इंसानों की लाशें तिहाड़ जेल के बाहर फेंकता था, उसका बिहेवियर संतोषजनक कैसे हो सकता है? नवंबर में उसकी पैरोल के दिन खत्म हो गए और चंद्रकांत गायब हो गया। फिर वही अंदाज, फिर वही फरारी। दिल्ली पुलिस को फिर से वही डर सताने लगा कि क्या वो फिर से कुछ करेगा। 50,000 रुपए का इनाम रखा गया उसकी गिरफ्तारी पर। लगा शायद वो कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कहते हैं, जो भागता है वो एक दिन पकड़ा जाता है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सीरियल किलर चंद्रकांत झा को गिरफ्तार कर लिया है। जब वो बिहार भागने की कोशिश कर रहा था, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे धर दबोचा। अब वो दोबारा जेल में है। तो ये थी कहानी चंद्रकांत झा की, क्राइम शास्त्र की नजर से। एक ऐसा नाम जो किताबों में नहीं बल्कि कटी हुई लाशों के टुकड़ों पर लिखा गया था। एक ऐसा इंसान जिसने अपने अकेलेपन को धर्म बना लिया, अपने गुस्से को न्याय और अपने जुर्म को एक पवित्र कर्म मान लिया। लेकिन इस कहानी में एक सवाल बार बार लौट कर आता है, क्या वो सच में झा सुधर चुका था? क्या उसे फांसी की सजा के बदले उम्र कैद देना सही था? क्या उसे 90 दिन के पैरोल पर उसे ऐसे बाहर छोड़ देना उचित था? क्या न्याय व्यवस्था की खामियों की वजह से इतने मर्डर हुए? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और याद रखिए, असली शैतान वो नहीं होता जो डरावना दिखे, बल्कि वो होता है जो आपके बीच जीता है, मुस्कुराता है और फिर एक दिन आपकी ही पीठ में छुरा घोंप देता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आपको ऐसी और सच्ची कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।